Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित दुनिया भर की चुनी हुई खबर लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हम आपके प्रश्नों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया करते हैं। आज भी आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks logged strong losses in the business week ended yesterday. Nifty closes below 17,700 mark, while the Sensex ends below 60,000 level. And the US equity indices witnessed the biggest weekly percentage drops since the onset of the pandemic in March 2020. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार भारी गिरावट में रहे। निफ्टी 17,700 के नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 60,000 के स्तर से नीचे फिसला और अमेरिका में शेयर बाजार मार्च 2020 में कोविड आपदा शुरू होने के बाद प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुए। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार एक बड़े घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 60,000 और निफ्टी 17,700 के स्तर से नीचे आ गया। निवेशकों पर दुनिया के अनेक देशों में बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंता दिखी। इसके अलावा अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावनाओं के मद्देनजर भी निवेशकों ने बिकवाली की। उधर कोरोना के बढ़ते मामले और एफपीआई की बिकवाली का भी असर घरेलू शेयर बाजार पर पड़ा। इसके साथ ही कॉरपोरेट जगत की आमदनी संबंधित आंकड़ों ने भी बाजार को प्रभावित किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 2,186 अंक यानी 2.47% नुकसान के बाद 59,037 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 639 अंक यानी 3.5% की गिरावट के साथ 17,617 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं अधिक रहा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 4.35% नीचे आ गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.18% की गिरावट हुई। We have a first caller online with us from Mumbai, Harish Naik. Harish, we welcome you. Please ask your question. To the whole Market Mantra team. I'm Harish Naik calling from Bombay. My one small question is, actually, आप सुन रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल आप लाइन पर हैं। Okay. My small question is, I have got a Demat account as well as broking account in Stock Holding Corporation Mumbai. Okay. So what happens is, I am an investor actually. I generally keep my stocks for a long time. So whenever after 2-3 months, if I don't do any broking,
they say my account is dormant. Is there any rule in SEBI that account becomes dormant for 2 months if you don't buy or sell any share? See, Mr. Harish, Haan ji. normally 2 to 3 period if you do not transact, but normally it does not get inactive by 2-3 months. I'm sure there must be some KYC requirements which must be missing, because 2-3 months is too short a period for it to get dormant if you have not operated the account. So therefore, I think you should check if your KYC documents were complete, because sometimes off late what happened in last 2-3 months is that some of the clients who had not given their KYC documents, so the holding corporation or whosoever was the broker or wherever the account was there, they had deactivated the account and they wanted the KYC documents. So I would suggest you should contact them to find out if your KYC was updated, and I don't think you will face this problem in future. जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल था, जैसे कोई आईपीओ आता तो उसका प्राइस बैंड जैसे दो होता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। जैसे एक अभी आने वाला उसका प्राइस बैंड 218 है और 230 है, तो ऐसा क्यों 2 प्राइस बैंड रहता है? हम लोग तो अपर वाले में ही लगाते हैं, तो मिनिमम वाला का मतलब क्या होता है सर? जितेंद्र, सवाल पूछा है आपने। बहुत लोगों के मन में प्राइस बैंड का सवाल रहता है कि प्राइस बैंड का मतलब क्या है। देखिए, ये एक तरह से बैंड, जैसे नाम बताता है कि प्राइस बैंड मतलब लोअर प्राइस, कम से कम आप इतने पे अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उतने पे कर सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि कंपनी का अगर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, आईपीओ मान लीजिए बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो लोग प्रेफर करेंगे, एक तरह से बिडिंग होती है। बिडिंग का मतलब है कि एक तरह से ऑक्शन हो रही है और ऑक्शन में आपको एक प्राइस का रेंज दिया हुआ है, तो लाजमी बात है कि जो लोग हायर पे लगाएंगे, आपने कहा आप हायर पे लगाते हैं, तो आपको जरूर अगर मिलने के चांस सबसे ज्यादा होंगे तो हायर वाले को होंगे। पर अगर वो मान लीजिए पूरा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो फिर उनको नीचे की रेंज के भी जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको उठाना पड़ता है। तो बेसिकली प्राइस रेंज एक तरह से ऑक्शन बताती है कि आप चूज करें कि आप कितना पैसा देना चाहते हैं इस आईपीओ का। जी हाँ, अगर आप हाईएस्ट बिड लगा रहे हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा चांस होता है उसको अलॉटमेंट को लेने का। अगर आप नीचे का लगा रहे हैं तो थोड़ा उसका चांस कम हो जाता है, या कहीं बीच में लगाते हैं तो रिलेटिवली स्पीकिंग वो चांस कम हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइस बैंड का और बिडिंग का अर्थ समझ आ गया होगा। Joining us now from Gurugram, we have Veer with us. Veer, we welcome you. Please ask your question. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा है, एंड आई ऑल्सो नोटिस दैट द फेयर ऑफ लूजिंग आउट इज वेरी हाई अमंग न्यू इन्वेस्टर्स, एंड एवरीवन वांट्स टू मेक क्विक मनी, बट आई डोंट वांट टू जंप विदाउट प्रिपरेशन। और मैंने देखा है कि ऑनलाइन बहुत कुछ है, so I try to read what is available, but there are so many things to know. तो आप क्या मुझे गाइड कर सकते हैं कोई बुक या वेबसाइट जहाँ मुझे बेसिक, इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस नॉलेज मिल सके अबाउट स्टॉक मार्केट? देखिए वीर, जो हम लोग यहाँ किसी पोर्टल या किसी वेबसाइट का ऐसे नाम तो नहीं लेते हैं, पर आपको मैं कुछ जनरल बातें बता देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप नया आ रहे हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जाके रिसर्च करते हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट बढ़ा है वीर। आप मैं कहूंगा लाखों, अब तो करोड़ों जिनका इंटरेस्ट पीछे स्टॉक मार्केट्स में पैंडेमिक के बाद बढ़ा है, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे। मैं आपको ये सलाह दूंगा, बहुत ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग है या पोजिशनल ट्रेडिंग है या स्विंग ट्रेडिंग है, थोड़ा सा उसमें सतर्क रहें, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है जो भी नया स्टॉक मार्केट में आता है वो जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में वो ट्रेडिंग शुरू कर देता है, और ट्रेडिंग बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज का काम है, क्योंकि उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होती है कि कई बार आप फंस जाते हैं, घाटा भी खा जाते हैं। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप शुरू में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, ट्रेडिंग से थोड़ा सा शुरू में दूर रहें। लॉन्ग टर्म या आप मिड टर्म, थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। आपने जैसे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रख लिया, और आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो काउंटर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, बजाय कहा सुनी पे ना करें, फंडामेंटली रिसर्च करके पूरी तरह से करें। बाकी वीर जी, ये टॉपिक बहुत लंबा है जो आपने पूछा है, बाकी के शो का टाइम भी शायद कम पड़े, इस पे हमें और श्रोताओं को भी मौका देना होता है। आप इसको ट्रांचेस में पूछिएगा, कुछ आपको मैंने इस बार बताया, कुछ आप अगले हफ्ते फिर फोन मिलाइएगा, मैं आपको इससे आगे की बात अगले हफ्ते बताऊंगा। जी, दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं नारायण मिश्रा।
नारायण मिश्रा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। Hi, namaste, good evening, sir. Sir, I know you can answer my queries or questions to academically also, conventionally also, practically also, and all the way which I expect from you. So my questions to you is how whenever we refer to Chinese economy, then we don't have any information. We don't have any academician available, any paper available, nothing methodology available to us. We always refer to China as a country which is not disclosed to anything to others. So what would be the platform where we can understand China, how they adapted the economically, and they thrive in their futures, and why we are so much deprived country like China, economy like China, and people don't know about them, and always referring to I don't have details about that. So can you throw some light on that so that people can aware what methodology China is adopting to thrive themselves? Thank you, sir. Mr. Narayan, that's a very interesting question actually. You see, yes, that is true that China as the information system which China follows is a bit opaque. There is no doubt about it, although some information does come. See, China essentially is a communist country and it is very protective about its economy. It has, in the last 4 decades, China has grown by leaps and bounds. It's become the world's second largest economy. And they did some good things in the past. That is why they climbed up to that position. For 4 decades away, they were even behind India for that matter. I think it is up to the government of the country to answer your question very precisely. It is up to the government of the country if they want to disclose information. They are very protective about it. Sometimes it's a question of their reputation. Sometimes they want to maintain the sovereignty of their nation. Sometimes some of the data are confidential in principle. So I think there is no way. Maybe you can Google out, but even on internet, you find that some of the information is not available or not available in the right manner. So there is no way. You can only wait. Maybe what you can do is you can tune into some Chinese media. There is CGTN and there are other Chinese media if they can give you the correct information. But so far as I know, even they are governed and regulated by the government. So it is true. What your judgment is completely right. The whole world is in a guessing game as far as China is concerned about its numbers. That is why, the trustworthiness of the numbers sometimes comes under question because it does not disclose properly. So my advice to you is keep searching, and I think we are all riding the same boat as far as the Chinese information is concerned. Nobody can know what fact comes out of that. Yeah. From Mumbai, we are now joined in by Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. हेलो, गुड इवनिंग सर। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मेरा सवाल है कि ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बस का बहुत बोलबाला है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक के जो लगने वाली जो बैटरीज है वो सेक्टर में जितना बढ़ावा चाहिए उतना नहीं हो रहा है, यानी उसके शेयर्स कम है। तो उसका रीजन क्या है? और दूसरा है कि इनकम टैक्स में जो 26A के बदले कुछ AIS बोल के स्टेटमेंट आने वाला है, उसमें शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों भी दिखेगा, ये सही है क्या? चलिए, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे आपने रत्नाकर जी। कहाँ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कहाँ आप 26AS इनकम टैक्स। एनीवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए लिथियम बैटरी लगती है और जो गाड़ियां चल रही है बैटरी से, ये बात सच है कि उनकी अभी कीमतें ज्यादा हैं क्योंकि वो बैटरी भारत में इतनी नहीं बन रही है। ये सच है कि भारत में वो बैटरी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। भारत को ज्यादातर अपनी रिक्वायरमेंट बैटरी की इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे रत्नाकर जी इसकी कीमतें नीचे आएंगी, इसमें बहुत रिसर्च चल रही है और आपको मैं ये अश्योरेंस देता हूं, बहुत यकीन से कह सकता हूं कि हर आने वाला साल, बल्कि यूं समझिए कि हर आने वाले 6 महीने पिछले 6 महीने से अच्छे रहेंगे जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सवाल है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, उसकी बैटरीज पर रिसर्च चल रही है कि किस तरह इन बैटरीज की कीमत कम की जाए। और आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 साल में आपको सड़क पे बहुत सारी बैटरी कार दिखेंगी, क्योंकि भारत की ही कंपनीज उसको बहुत सस्ती दरों पर कोशिश कर रही है कि इसको निकाले। उसकी रेंज भी बढ़ाई जा रही है क्योंकि अभी बैटरी की कार बहुत रेंज तक नहीं चलती है। तो मैं बहुत इस मामले में ऑप्टिमिस्टिक हूं। बहुत जल्दी आपको इसमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और भारत में बैटरीज बनती दिखाई देगी। आपने 26 जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। AIS नाम से एक स्टेटमेंट आई है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसमें आपको बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको पहले से रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। यही नहीं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको हैरान करेगी कि मेरे बारे में इन लोगों को इतना कैसे पता लगा। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। जो इनका आयकर विभाग के साथ जो टेक्नोलॉजी कंपनी काम कर रही है IT की, उसने ढूंढ के उसको बहुत सारी जगह से लिंक कर दिया। आपके जो इनकम प्रोफाइल है, आपका स्पेंडिंग प्रोफाइल है, आपका वेल्थ प्रोफाइल है, उस सबको उससे कनेक्ट किया जा रहा है। और देखिए धीरे धीरे
सारे टैक्स पेयर्स हैरान होंगे कि हमसे ज्यादा जानकारी इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आने लगे, पर अभी वो चालू नहीं हुई है, आ रही है, दिख रहा है, अभी उसको बेसिस नहीं बनाया गया। आने वाले साल में मुझे लग रहा है 26 AS हट जाएगा और AIS बाकी रह जाएगा, जो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, कहीं ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। जी आइए चलें चेन्नई से हमारे साथ हैं राजू गोपाल। स्वागत है गोपाल साहब, सवाल पूछें। Yes, sir. Good evening, Market Mantra team and Sarat Kohli Saab. And my question is that, sir, regarding packaging of this edible oil, sir, all these years edible oils are packed in non-transparent packaging, namely half liter and 1 liter. So what happens at times, even though it's all mechanized packaging, some insects tend to get into that oil. So once a buyer, I mean retail buyer buys and goes to house, there is no chance for him to know what is actually inside. If at all any insect is there, he cannot see it because the bag is not transparent. Is there not a chance to pack all this only in pakka transparent pouches, both sides, so that anybody can easily find out whether the oil is pakka, no adulteration, I think, because what happens in adulteration, as you use the oil, when it comes to bottom of the package, there are some these smudges is there. That is easily visible, sir. That is my doubt, sir. Please answer it, sir. Rajesh, I think the volume was quite low. Could you tell me in brief, Rajesh, what exactly Mr. Rajagopal wants to know? Even we were finding it difficult, Mr. Rajagopal, if you could call us again. Because his I think yes, his register was the on echo and, was coming. But yes. I think I could. Obviously, it is related to packaging of edible oils. So I think the Food Regulatory Authority in India, Mr. Rajagopal, I could make out, not the finer details, that Food Regulatory Authority of India, no edible oil packaging can reach the market unless it has the clearance of the food regulators in India, is all I can tell you, where dates have to be mentioned, the ingredients of the oil have to be mentioned, the company's name has to be mentioned, the batch number has to be mentioned. So I think that is what I can tell you, but because since we couldn't gather exactly, I think next time, Mr. Rajagopal, please be a little louder and you should switch on your own radio set because the voice was echoing. Yeah, this is a request to all our listeners. Please lower the volume of your radio sets because then it creates echo, because of which the expert or we cannot hear what you're asking us. आइए चलें नोएडा से हमारे साथ हैं SPS जैन साहब, स्वागत, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी, मार्केट टीम एंड कोहली जी को। पिछले कल जो मार्केट क्लोज हुआ है वो लास्ट 6 सेशन से गिरता रहा और उससे पहले 6 जनवरी से बढ़ता रहा लगातार। तो इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक सिनेरियो में कोई चेंज हुआ या कोई महायुद्ध हो गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से जो 6 बार मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था वो 6 बार कंटिन्यूसली गिरता गया? जी, जैसा सवाल आपने पूछा और हम दिन में मनी मैटर्स में यही डिस्कस कर रहे थे, जो शुरू में आपको जब नया साल शुरू हुआ तो नए साल का स्वागत मार्केट ने बड़ा हैप्पी न्यू ईयर बड़े अच्छे तरीके से बोला और उसमें हमने देखा जैन साहब के जो FIIs थे, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमारे जो विदेशी मित्र हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा निवेश का जो लगातार बिकवाली चल रही थी उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। तो खरीदना शुरू किया तो मार्केट ने बड़ा अच्छा उसको रिसीव किया। उनके खरीदारी का रीजन ये था कि थोड़ा सा ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन और कोरोना का जो सारा खतरा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इस बार लॉकडाउन नहीं किया है। अमेरिका को आप देखें तो पूरी तरह से करीब खुला हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसका मुझे लग रहा था एकदम से उम्मीद बनी थी कि भाई अब जो है ये कोरोना शायद उतनी मार नहीं मारेगा, उसको लेके थोड़ा सा FIIs भी वापस आ गए थे। पर अब हमने देखा कि FIIs फिर से सेलर बन गए। कोई महायुद्ध तो अभी नहीं हुआ है, हालांकि यूक्रेन और रशिया में थोड़ी टेंशन बनी हुई है बॉर्डर को लेके और जियोपॉलिटिकल लेवल पर अब FIIs जैन साहब फिर से सेलर बन गए हैं। परसों ऐसा FIIs ने 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर सेलिंग करी है। उसकी वजह से मार्केट आपको करेक्टिव दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन के फियर्स बहुत ज्वलंत है और बहुत दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन दिख रहा है। भारत में भी इन्फ्लेशन अभी हाई है, यूरोप में बहुत हाई है, एनर्जी क्राइसिस भी थोड़ी बनी हुई है और ओमिक्रॉन और कोरोना साहब तो अभी अपना पूरा पैर फंसा रहे हुए हैं।
तो मुझे लग रहा है कि ये सब चिंताओं को लेके अभी फिलहाल जो है मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है हम सलाह देते हैं जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, खरीद बेच करते हैं, थोड़ा सा मार्केट से वो डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सा मार्केट को सेटल हो जाने दें, ट्रेंड थोड़ा सा बनने दें, क्योंकि अभी कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। कभी ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे आ गया, हो सकता है अब कुछ रिकवर भी कर जाए और आगे करेक्शन और ज्यादा भी आ सकती है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा सा अभी मार्केट को दूर रहें, वॉच करें, जब एक कोई ट्रेंड एस्टैब्लिश होने को देखे तब आप उसमें री एंटर करिए। जी, मुंबई से हमारे साथ हैं ठाणे से गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। और सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। सर मेरा सवाल, अपना क्वेश्चन है सर, ये जो मैं एक न्यूज में पढ़ा सर, ये जो अमेरिका गवर्नमेंट के पास जो ट्रेजरी में है 20 लाख किलो सोना है सर जी। तो सर ये 1990 के दशक में सर हमारे देश को भी जब डॉलर की शॉर्टेज हुई तो हमें गिरवी रखना पड़ा था। तो सर क्या और भी देश मतलब गिरवी रख के और लोन वापस न कर पाने की वजह से इनके पास इतना सोना हो गया? और सर मेरा दूसरा सवाल है, हेलो जी, थैंक यू सर। let's stick to this question. देखिए इसमें ये होता है कि कंट्री अपने पास गोल्ड रिजर्व रखती है, और अमेरिका तो बहुत बड़ी कंट्री है, 23-24 ट्रिलियन डॉलर की उनकी सालाना जीडीपी है। पर ये सच है कि जब देश के ऊपर संकट आता है तो उस समय उसको अपना सोना गिरवी रखना पड़ता है। जैसे एक आम घरेलू जिनके पास घर में ज्वेलरी पड़ी है, आपको दिक्कत आने पे आप उसको जाके गिरवी रखाते हैं, इसी प्रकार देश को भी रखना पड़ता है। अभी श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है, अगर आप ध्यान दें, उनकी इस समय हालत खराब है, और 1-2 देश है दुनिया में जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जहां पर इन्फ्लेशन, टर्की की हालत खराब है, तो वहां पर उन देशों को फिर सोना गिरवी रखना पड़ता है। पर अमेरिका के पास सोना खरीदने की ताकत भी है, और हो सकता है अमेरिका ने किसी से सोना गिरवी लग के लोन भी दिया हो, पर ऐसा होता नहीं है। गोल्ड रिजर्व अमेरिका जनरली हाई रखता है। गोल्ड रिजर्व को रखने की इकोनॉमिक्स में अगर आप जाएंगे तो उसका एक प्रोपोर्शन, एक फॉर्मूला बना होता है, उसको हम फिर आप कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मूले के अनुसार वो गोल्ड रिजर्व कंट्री अपने पास रखती है। जी, we invite Shankar from Bhopal to ask his question now. Shankar, please go ahead. Good evening, Kohli ji. Good evening, Market Mantra team. Good evening. Sir, what do you expect this in this budget from the government? And अभी ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, तो क्या ये टेम्पररी गिरावट है और आगे हमारी, बिकॉज 1,30,000 करोड़ का कलेक्शन भी हुआ है, तो मार्च में और अप्रैल में आप मार्केट देखते हैं अच्छा हो जाएगा? यूपी इलेक्शन की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर अमेरिकन इकोनॉमी में कोई दिक्कत है? हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या होने वाला अगले मार्च अप्रैल में? शंकर, आपने तो सारे खुद ही रेट कर दिए, यूपी से लेके अमेरिका तक आपने तो सभी कुछ रेट कर दिया। देखिए मार्च तक मुझे थोड़ा सा मार्केट मार्च अप्रैल तक बहुत डाइसी लग रहा है, क्योंकि इस समय बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने जितने गिनवाए, ये 5 स्टेट के इलेक्शन तो है ही है, थोड़ा बहुत इलेक्शन के रिजल्ट्स भी डिटरमिन करते हैं मार्केट को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो मुझे लग रहा है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स हो, क्रूड की प्राइसेस हो, और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बनी हुई है शंकर, बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। वहां नेटो एक पक्ष में हो गया है, अमेरिका की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं, दोनों तरफ से काफी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं उसको डिफ्यूज करने के, पर कोई सोल्यूशन अभी नजर नहीं आ रहा। अगर वो एस्केलेट होता है तो मुझे लग रहा है मार्केट के लिए वो काफी झटका दे सकता है। मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो मार्केट एकदम रिएक्ट करेगा, मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो मुझे लग रहा है मार्केट अभी थोड़ा बहुत आपको अपसर्ज मिलेंगे, अपस्विंग मिलेंगे, बीच में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पर मार्च अप्रैल तक शंकर, अगर मैं इसको समराइज व्यू दूं, मार्च अप्रैल तक मुझे मार्केट बहुत, मार्च और मई के बीच में मुझे मार्केट बहुत डाइसी नजर आ रहा है। एक शार्प करेक्शन भी आने का चांस मुझे नजर आ रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूं, और अगर करेक्शन की बात हो तो मैं यही उम्मीद करूंगा मैं गलत निकलूं, पर ऐसा लग रहा है अभी सिचुएशन देख के मार्केट। तो इसलिए मेरी सलाह लॉन्ग टर्म निवेशकों को यह है कि आप मार्केट की बॉटम पे घुसे, जब मार्केट ऊपर उठे तब आप एंटर ना करें। आप प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको यूज करें, पर आप एंटर करने के लिए मार्केट की बॉटम्स का वेट करें, बहुत क्लोजली वॉच करें, और मार्केट मंत्रा को सुनते रहे ना, आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी। हम कौन सा आपसे अप्रैल तक बिछड़ रहे हैं। Pritam Shah from Pune, please stay with us as we tell you that the Wall Street's main indices ended sharply lower yesterday as Netflix
Shares plunged after a weak earnings report, capping a brutal week for stocks that saw the S&P 500 and Nasdaq log their biggest weekly percentage drops since the onset of the pandemic in March 2020. The Dow Jones ended 1.3% down, the S&P 500 plunged 1.9% and the Nasdaq Composite Index tumbled 2.7%. चलें पुणे, वहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमसे जुड़ने के लिए प्रीतम शाह। प्रीतम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं प्रीतम शाह बोल रहा हूँ पुणे से। जी। मैं एक पुणे से 100 किलोमीटर दूर एक विलेज में रहता हूँ जी। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छे एडवाइजर का कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं? अच्छा एडवाइजर म्यूचुअल फंड, चलिए कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ मैं? अब देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको पुणे में बहुत सारे मिल जाएंगे, पर हम आपको ये भी सलाह देंगे और राजेश और मनोज मेरे से सहमत होंगे इस बात से कि संडे को बहुत अच्छा प्रोग्राम मार्केट मंत्रा का म्यूचुअल फंड पे डेडिकेटेड होता है। तो राजेश, आगे का आप बताएं, बिकॉज मनोज आप इनको बाकी का आप बता दें संडे के प्रोग्राम के बारे में। रविवार को हमारा खास प्रोग्राम हुआ करता है जो म्यूचुअल फंड्स पर ही आधारित होता है। हमारे साथ म्यूचुअल फंड के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार जी हुआ करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो जिन्हें म्यूचुअल फंड से संबंधित सलाह चाहिए वो रविवार का हमारा अंक जरूर सुने। आपके प्रश्नों का हमें कल इंतजार रहेगा। So, और Sharad, इनको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी पता लग जाएगा। जी, Sharad, going forward in the coming week, there are 4 important events that are going to take place, economic events. First is the outcome of the Fed's meeting. Yeah. 2 are the US GDP figures, which will have major repercussions across the world. Yeah. And in India, in the second half, we have the monthly expiry happening, which is going to be the last expiry before the union budget, and then we have the Q3 FY22 results, which will unfold the specific actions related to particular stocks. So, how do you view these 4 things? Rajesh, you have pretty much defined the volatility by listing out these factors. So you can expect how violent the market is going to be up and down. So God knows what Fed says, and I'm sure the market will react. And with the US GDP numbers, if they go up and down, it's going to react. When the expiry happens, it is anyway volatile. So I think all the 4 factors, they convert into one word, which is the market is going to be highly, in inverted commas, volatile. So we need to be very careful because you might have contradicting factors. One of them will say up, the other might say down, the third might say up, the fourth may say down. So expect high volatility in this week, which is why I was cautioning all the investors and traders that they should keep away, in such a situation. Sometimes not trading, not investing is also a strategy. This is one of those times. Okay. हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर है प्रदीप। बहुत संक्षेप में प्रदीप सवाल पूछ सकते हैं तो पूछिए, बहुत संक्षेप में। जी, गुड इवनिंग सर। सर, मेरे को 10,000 पर मंथ 5 साल के लिए बेटी की शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, और मैं 10,000 SIP में ऑलरेडी मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सर प्लीज बताइए मुझे किस फंड में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, बेटी की शादी का है, पहले तो शुभकामनाएं हमारी तरफ से एडवांस में। अब मुझे लग रहा है आप SIP एक और ले सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि मेरा सलाह म्यूचुअल फंड की तरफ रहेगी और अच्छे म्यूचुअल फंड की तरफ रहेगी, ग्रोथ ओरिएंटेड। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप कल फोन करें और आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बताया जाएगा कि आप इसमें करें और आप उसको बड़े शौक से करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया, Thank you for being with us, Sharad. Thank you so much, Rajesh. Before we close the headlines once again, domestic stocks logged strong losses in the business week ended yesterday. Nifty closes below 17,700 mark, while the Sensex ends below 60,000 level. And the US equity indices witnessed the biggest weekly percentage drops since the onset of the pandemic in March 2020. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market